नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। और जो अपनी स्ट्रेटजी आप बना के रखे हुए हैं पढ़ने को लेकर, और बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। और जो प्रशिक्षु डीएलएड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनसे एक शब्द कहना चाहेंगे, भाई मेहनत करिए। बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि सर डीएलएड करके फंस गए। भाई डीएलएड और बीएड करके कोई फंसता नहीं है। आखिर आदमी कुछ सोच कर करता है। और पता है सबसे बड़ी बात है कि मेम्स वगैरह बनने लगते हैं इस बात को लेकर कि जब हम डीएलएड करने आए थे तो किस तरह से थे, अब डीएलएड कर रहे हैं तो किस तरह से हैं, अब डीएलएड करके आ गए तो किस तरह से हो गए। तो मेम्स पे मत जाया करिए, यह चीज़ें और मोराल डाउन कर देता है ऐसी चीज़ों को देखकर। तो इस सारी चीज़ों से बचिए। खैर, देखना है तो एक हंसी के नज़र से देखें, सिर्फ उस वक्त के लिए। मतलब अपने लाइफ में उसे डिजॉल्व मत करिए उस चीज़ को ना, कि हम मतलब कि सच में ऐसा है। भाई अगर कोई किसी को बंदर कह के बुलाता है, तो अगर अपने आप को खुद बंदर के जैसे समझने लगेगा तो खुद सोचेगा हम बहुत बेकार लग रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था नारायण के साथ ना, नारायण जी के साथ, है ना। तो इस बात को आप नहीं मतलब इस चीज़ को फेस करना, आप थोड़ा सा अपने आप को फेस करना सीख लें। और इस चीज़ को सिर्फ हंसी मजाक से आप ले सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में अगर कुछ और डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आप खुद परेशान होंगे इससे। देखिए, सबसे पहली बात, हम किस विषय पर, यह डेली सेशन 9 बजे होता है साथियों। इसमें हमने जीके का एक टॉपिक भी जोड़ दिया है। डेली एक जीके टॉपिक होगा। जैसे आज जो कराने वाले हैं, ऐतिहासिक जितने डेट हैं लगभग बक्सर के युद्ध तक, जब से आर्य आ रहे थे भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर हम बक्सर के युद्ध तक यानी 1764 तक, 1500 से ले ईसा पूर्व से लेकर 1764 ईस्वी तक सारे डेट बताएंगे। और 1764 ईस्वी में जब अंग्रेजों का सारी चीज़ें मजबूत हो जाती हैं, उसके बाद जो हम बताएंगे वो कल बता देंगे, ठीक है। चलिए हम किस मुद्दे पर बात करेंगे, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे विनती है कि बहुत सारे प्रशिक्षु होते हैं वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक बने रहेंगे। जो प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहते हैं बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस सेशन से। मात्र आधे घंटे से कम का ही सेशन अब हम रखेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को शेयर करिए, स्टेटस लगाइए। डेली जितने भी प्रशिक्षु हैं कम से कम यहाँ पे जुड़ने का प्रयास करें। और जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं सारे, आज महामैराथन 3rd सेमेस्टर का आया था, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे भाई। 2 घंटे का महामैराथन है, उसी में से सब कुछ आएगा, तो उसको देख लीजिए। और सारे महामैराथन, जितने महामैराथन हैं 3rd सेमेस्टर के मैथ के देख लीजिए, एसएसटी के महामैराथन है देख लीजिए, और आपके भाई साइंस के महामैराथन सब देख लीजिए। इसके बाद कंप्यूटर का एक दिन हम लगा देंगे, कंप्यूटर का महामैराथन पूरा राजन सीरीज, और डीएलएड 4th सेमेस्टर के महामैराथन। इसके बाद यह हो जाएगा एग्जाम, तो 1st सेमेस्टर के सारे हम क्लास लगाएंगे मैराथन का, ठीक है ना। साथियों, अगर बात करें पहले विषय पर जो बात करने वाले हैं, सारे प्रशिक्षु को जानने चाहिए इस विषय पर, और सबका हमको जवाब चाहिए। लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो सबका जवाब चाहिए और सबकी वोटिंग हमको चाहिए। पहली चीज़ कि भाई जो पहला चीज़ है, एकेडमिक मेरिट फिनिश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो एकेडमिक मेरिट है हमारा, एकेडमिक मेरिट जो लगा हुआ है वो खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए, यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है साथी हमारे भर्ती में, है ना, अड़चन को लेकर। अभी एक और न्यूज है साथी, हम बता देते हैं आपको। एक न्यूज और आया हुआ है, जो डबल बेंच मतलब कि जो बीएड प्रशिक्षुओं को लेकर एक तरह से मामला बीएड बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट में झेल रहा है कि भाई बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से जो मामला है, आपको पता है साथी, जो आपका राजस्थान मतलब कि राजस्थान है, वहाँ के जो बीएसटीसी के वकील हैं वह एक तरफ है, और प्लस यूपी और केंद्र सरकार और प्लस एनसीटीई इसके वकील, और इसके पूरा का पूरा जो सरकार है ये बीएड के पक्ष में लड़ रहा है। अब देखना यह है कि डबल बेंच के पास मामला पहुंच चुका है आज, कल उसका फाइनल मतलब पहुंच चुका था, कल उसका फाइनल एक तरह से कल लीजिए सुनवाई होने वाली है। कल उसका पूरी की पूरी तरीके से सुनवाई होगा, उसमें यह देखने को मिल जाएगा कि किसका पक्ष मजबूत है। आखिर बीएसटीसी मतलब कि बीएसटीसी का पक्ष अगर मजबूत हुआ तो पूरे यूपी से भी मतलब कि बीएड को निकाला जा सकता है। लेकिन साथ ही बीएड निकालने का मतलब है भविष्य में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जब यह सारी चीज़ें मिलाकर बीएड करने वाले हैं, बीएड के तर्ज पर सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो बीएड को निकाल कर यह अपने शिकंजों में नहीं फंसना चाहेंगे। इस वजह से जो भी फैसला आएगा वह दोनों प्रशिक्षुओं के पक्ष में होगा, है ना, समझ रहे हैं इस बात को, पक्ष में होगा। यह कर सकते हैं कि जो इन्होंने एक तरह से गजेटेड निकाला था 6 महीने के कोर्स के लिए बीएड वालों के लिए, हो सकता है उसके लिए कुछ सोचा जाए, जहां तक हमारा मानना है। लेकिन जब इन्होंने डबल बेंच बैठाया है, इस समय डबल बेंच को साफ साफ साथी यह माना जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट सारी चीज़ें डिसीजन सुनवाएंगे, मतलब उनके बराबर जो भी डबल बेंच सुनवाई करेगी वह सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट सुनवाई करेगी। तो जो एनसीटीई है, आपका केंद्र सरकार है प्लस राज्य सरकार है, यह तो बीएड के पक्ष में लड़ रही है, क्योंकि आपको पता है साथी कि बीएड के तर्ज पे सारी चीज़ें होने वाली हैं।
अगर जो भी सुनवाई होगा वो पूरे भारत में लागू होगा। और इस तरह से अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है, क्योंकि पूरा चांस है, हम अपने तरफ से नहीं साथी, मतलब कि पूरी इनके जोर शोर से जो सब लगे हुए हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनसीटी, इनके इस माहौल को देखते हुए पूरा गारंटी हम देते हैं, मतलब गारंटी क्या, मतलब कि पूरा जो तर्ज जिस प्रकार से हमारे जो हमारा कहनाम होगा वो बीएड के पक्ष में फैसला सुनवाई सुनने को देखने को मिलेगा। मतलब बीएसटीसी तो रहे, मतलब बीटीसी तो रहेगा ही रहेगा प्राथमिक में, प्लस बीएड भी रहेगा। पिछले सालों से बीएड था, तो इस बार भी हो सकता है बीएड को 5 साल के लिए तो कहीं नहीं जाने वाला जब तक इनका सरकार है। तो ऐसे में साथी हो सकता है बीएड के लिए कुछ अलग सा कोर्स या डिजाइन कर दें, लेकिन इनका कहना है जो नई शिक्षा नीति है उसमें बीएड का जो कोर्स होगा इस बार एडेड आएगा। उसमें सारी चीज़ जो अलग से हम उनको अलग से 6 महीने का कोर्स करवाएंगे उसमें ऐड रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि अब यह देखना है एनसीटी, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार जीतती है या फिर बीएसटीसी जीतती है। जो जीतेगा उसी का पूरा फैसला एक तरह से पूरे भारत में अलाउ होगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। अब देखना यह है कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर आप लोग कुछ डिसाइड, मतलब कुछ आपके मन मुटाव हैं या फिर कुछ चीज़ें आप कहना चाहते हैं इसके विषय में, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें एकेडमिक मेरिट को लेकर साथी, एकेडमिक मेरिट सारे विषय पे बात करेंगे। डीएलएड वाले प्रशिक्षु जो परेशान हो रहे हैं प्लीज़ परेशान ना हो, हम बात करेंगे। स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में भी बात करेंगे। ठीक है भाई अंजलि जी, देखिए भाई अंजलि बहन जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हैं, अंजलि बहन जी ही नहीं। इसमें साथी अगर बात करें जो आपका स्कूटनी का रिजल्ट है, स्कूटनी का रिजल्ट आज बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिन है, पता है कि नहीं बहुत अच्छा दिन क्या है भैया? आज समझ रहे हो, आज बर्थडे है किसी का, और किसी का क्यों नहीं, तो मेरी शेरनी का बर्थडे है। तो इस वजह से आप सभी लोग विश कर दें, थोड़ा सा फटाफट विश कर दें जिससे कि अच्छा लगे मुझे भी। और इस चीज़ को फेस करना पड़ता है यार, नहीं समझ रहे हो आप इस चीज़ को। लेकिन साथ ही अगर बात करें हम इस पर स्कूटनी के रिजल्ट को लेके, स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें साथी, तो स्कूटनी के रिजल्ट आने थे 25 को। अब 25 को आना था लेकिन नहीं आया, बहुत सारे कारण इसके बताए जा रहे थे कि भैया आ जाएगा, और प्लस बता रहे हैं कि एग्जाम स्टार्ट हुआ, इस वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन ये सारी चीज़ें करी जा चुकी हैं, कापियाँ चेक हो चुकी हैं। अब यह देखना है कि क्या हमारा जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है स्टार्ट होने से पहले पहले आपका स्कूटनी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिल नहीं सकता, मिलेगा ही, क्योंकि इसी हफ्ते इसी वीक आपके स्कूटनी के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, जिस प्रकार से सारे माहौल बने हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले 4th सेमेस्टर के स्कूटनी के रिजल्ट आ जाएंगे। 4th सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले 4th सेमेस्टर के स्कूटनी के रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। ये बात रही, यानी एकेडमिक मेरिट खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, इस विषय पर चर्चा कर ले साथी। तो एकेडमिक मेरिट देखिए, एकेडमिक मेरिट खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, इस पर हम नहीं बहस करेंगे। एकेडमिक मेरिट अगर फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, हटा दिया जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमें बात करनी चाहिए हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहस करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे टीका टिप्पणी करने के लिए कि सर एकेडमिक मेरिट क्यों खत्म करवा रहे हैं। हम खत्म थोड़े करवा रहे हैं, हम सिर्फ आपको फायदा गिनवाएंगे और नुकसान गिनवाएंगे, ठीक है ना। अब देखना, एक चीज़ ध्यान से सोचना साथी, कभी भी अगर आप, हम थोड़ी सी घुमाने की बात करेंगे, बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अगर आप कभी दुकान पे जाते हैं, अगर फ्रेश चीज़ देखेंगे, बहुत बढ़िया रखा हुआ है, मतलब फ्रिज व्रिज में बहुत अच्छे से रखा हुआ है, तो उस पर आप क्या करते हो, कहते हो ना भाई, अगर वही चीज़ बाहर भी है तो दोनों में से आप किसको लेना चाहोगे? बाहर वाले को नहीं लेना चाहोगे ना भाई, अंदर वाले को, फ्रेश चीज़ को लेना चाहोगे। भैया अच्छा है, धो धा के मस्त तरीके से नहा धो के रखा हुआ है। तो इसी तरह बच्चों का दिमाग होता है। साथ ही आप खुद सोचो एक बात कि अब देखेंगे कि जो मेरिट वाले बच्चे हैं, जो एकेडमिक मेरिट जिनका ज़्यादा, हम ये नहीं कहते सारे बच्चे कहीं ऐसे जगह से पढ़ कर निकले हुए हैं, इंटर 12th मतलब ग्रेजुएशन, मतलब ये सारी चीज़ें कि वो अच्छे मार्क्स उनको मिलेंगे। हम सारे प्रशिक्षुओं को नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर अपनी भी बात करें तो हमारी भी एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं है। 31 मेरिट हमारा पूरा बनता है, 31-32 इस प्रकार से मेरिट पूरा देखेंगे तो गुणांक बनेगा हमारा। तो ऐसे में हम अपने ऊपर नहीं साथी, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि 24 गुणांक वाले हैं, 25 गुणांक वाले हैं। कल ही एक प्रशिक्षु थे जिनका 24 गुणांक है, लेकिन उन्होंने यूपी टेट में 125 नंबर लेकर आए हैं वो। लेकिन यूपी टेट में अगर कोई सुनवाई नहीं होगी, बस पास ही रहेगा, तो एक वो यूपी टेट में शायद 150 लेकर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई जब पास ही होना है, 90 और 82 नंबर पाना ही है, तो पास हो जाओ। 150 नंबर, 126 नंबर, 149 नंबर, 148-45 लाने की क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार हमारी यह पूरा निर्णय ले सकती है इस बार, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने से पहले पहले यह निर्णय ले सकती है कि क्या हमें एकेडमिक मेरिट हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए, नहीं हटना चाहिए तो क्यों नहीं हटना चाहिए। हाँ, मान सकते हैं कि बीएसटीसी यानी सॉरी बीटीसी वाले बच्चे जरूर एक बार इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि नहीं हटना चाहिए,
लेकिन आप खुद सोचें, आप लोग में से भी ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि 24-25 गुणांक वाले हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। 24-25 वाले गुणांक वाले से अगर देखेंगे 36-35 गुणांक लेकर बैठे हैं, 34-34 गुणांक लेकर बैठे हैं, तो देखेंगे 16-17 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम 126 नंबर भी लाते हैं, अगर उनका 110 नंबर भी आता है, तो पहले उनका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सुपर टेट में। तो अगर यह मामला खत्म हो जाता है एकेडमिक मेरिट का, तो सबको बराबर का मामला मिलेगा, सब बराबर हो जाएंगे। सबको फाइट करना है यूपी टेट और सुपर टेट में। किसी को यह टेंशन नहीं रहेगा कि भाई हमारा एकेडमिक मेरिट खराब है, हम इनसे तो पीछे ही रहेंगे, इनसे अगर ज़्यादा चाहे जितना मेहनत कर ले 5 नंबर ज़्यादा पाएंगे, ये हमसे हमेशा 10 नंबर आगे रहेंगे। इस प्रकार का डर नहीं रहेगा। सीधा यूपी टेट में फाइट करिए, 40% पाइए उस पर, और 60% सुपर टेट के लिए रहिए, फाइट करिए। तो अगर इस तरह से हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा उसको देखने को मिलेगा जो प्रशिक्षु सच में पढ़ने वाला है। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भैया एकेडमिक मेरिट हट जाना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। यह तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यह तो सीधा राज्य सरकार डिपेंड करेगी। इस पर शासन पूरा डिपेंड है। हमारे सोचने से क्या होगा, सिर्फ हम सोच अपना व्यक्त कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते कि हट जाए या भी ना हटे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर बहस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो के अंत में कि एकेडमिक मेरिट खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रशिक्षु हैं उनकी विचार किस प्रकार से हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें भैया, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सुबह से बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है वीडियो पर, हर एक वीडियो पर। तो भैया देखिए, प्रत्यावेदन वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई परेशान ना हो। कितने प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर अब बीएड खत्म, मतलब बीटीसी खत्म हो गया मेरा, क्योंकि सर इस बार भी प्रत्यावेदन दिए थे, किसी एक सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक था, तब भी हमारा नहीं आया। भैया 2000 लोगों का आया है, लगभग 10,000 में से। तो उसमें हमारे एक तरह से कह लीजिए परीक्षा नियामक और प्लस जितने भी संस्थाएं हैं, मतलब ये जो आपका SCRT, उसके द्वारा साफ साफ कहा गया है साथी कि जितने प्रशिक्षुओं को हम रिलीज करते हैं एडमिट कार्ड, वह अपने इच्छा अनुसार करते हैं। इसमें कोई भी नहीं धांधली नहीं होता कि पैसे ले लो, होते भी होंगे तो वह एक मामूली सा, हर जगह वो तो लीकेज होता है थोड़ा बहुत, तो इसमें होते भी होंगे तो हर जगह लीकेज वाले सिस्टम है, मतलब वो तो होता ही होगा, ऐसा बात नहीं होता होगा, होता तो जरूर होगा। अब ऐसे में सारे प्रशिक्षु पैसे तो नहीं दिए होंगे भाई, सबका आया है, तो इस प्रकार से वो इच्छा अनुसार सारे प्रशिक्षुओं को निकालते हैं। अब यह नहीं कि भाई एक तरह से समझ लो, एक तरह से यह क्या है, बोलते हैं ना, कह लो कि जो क्या बोलते हैं, पर्ची डाल दो, फिर उसके बाद उसको ऐसे ऐसे हिला दो, और जिसका नाम आया वो जी लकी ड्रा बोलते हैं ना, लकी ड्रा ही समझना इसको। तो इस प्रकार से गेम है साथी। अब जिसका आ जाता है नाम लिस्ट में, उसी का एडमिट कार्ड आता है, जिसका नाम नहीं आता है उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। कितने प्रशिक्षु से कॉलेज वाले बोले हैं भाई आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लिस्ट में नाम नहीं आए हैं, तो हम आपके फॉर्म भरवा के एडमिट कार्ड मंगवा देंगे। भाई इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, आप उनसे बोलो मंगवा दो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इससे अच्छा भलाई, मतलब वो अपने जीवन में, मतलब आपके लिए सबसे अच्छा आप उनको आशीर्वाद दीजिएगा कि भैया आप हमेशा स्वस्थ रहो। सबसे बड़ी आशीर्वाद यही स्वस्थ रहने का। तो भैया अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, आप खुद सोचो। तो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु परेशान नहीं होंगे, जिनका अभी तक नहीं आया है उनको एक चांस दिया जाएगा, और जितने प्रशिक्षु के लिए, मतलब जिनका केवल एक सेमेस्टर के किसी 3 बार बैक है, उनका नहीं आया है, तो वह घबराएंगे नहीं, एक बार फिर से वह प्रत्यावेदन देंगे और अक्टूबर-नवंबर तक उनके एग्जाम कराए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग को थोड़ा दौड़ना धूपना तो पड़ेगा, 1 से 2 बार आना पड़ेगा SCRT, और प्लस अपने बात को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उनके एक ही बार नहीं साथी, कम से कम 2-3 बार आएंगे और उस चीज़ को आप कहेंगे और प्रेशर किए रहेंगे, घेराव करते रहेंगे बीच बीच में, तो जिससे कि आपके एग्जाम जिस प्रकार से इस बार हो रहे हैं, पिछली बार भी लोग बोल रहे थे एग्जाम नहीं होंगे, कॉलेज वाले खुद आपके पीछे में थे, बोल रहे थे एग्जाम नहीं होंगे ऐसे में, लेकिन एग्जाम हुआ। तो आपको एक तरह से इसकी खुशी होनी चाहिए कि हाँ मेरा भी एग्जाम होगा, ठीक है ना। एग्जाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारा सेमेस्टर बैक नहीं है, डबल सेमेस्टर बैक वालों का भी होता है, लेकिन डबल सेमेस्टर बैक जिनका है उनका एक तो BTC ही रद्द हो जाती है, उनको दोबारा करना। जैसे बीएड में भी अगर 2 बार बैक लग गया तो उसका बीएड और BTC खत्म हो जाता है, वो ना ही बीएड कर सकता है ना BTC कर सकता है। लेकिन केवल बीएड में लगा है तो BTC कर सकता है, केवल BTC में 2 बार सेमेस्टर बैक है तो बीएड कर सकता है। लेकिन अगर महागिच्चड़ है तो दोनों में लेकर बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। शिक्षक का सपना देखेगा, रात में अरे पढ़ा रहे थे, इस तरह सपना देखेगा फिर वो, समझ रहे हो ना भाई। अगर बीएड BTC में अगर आप दोनों में मतलब कि गिछड़े हो जाते हो, फिर क्या है भाई, बीएड तो बहुत आसान है BTC से अगर देखा जाए तो, समझ रहे हैं ना। बीएड बहुत आसान है बीएड में कभी किसी का बैक नहीं आता, जो कॉपी भर दिया तो भर दिया, समझ रहे हो भाई ना। यह सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु परेशान नहीं होंगे, जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, किसी एक में 3 बार है, किसी अदर सेमेस्टर में भी 1 बार है, तो पहले वह SCRT पर जाएंगे। एग्जाम होने के बाद 11 मई के बाद में रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले हमारा उसका एग्जाम तो लिया जाए जिसमें हमारे पास समय है, मौका है भाई,
उसका एग्जाम लिया जाए, फिर उसके बाद आपके गाइड के अनुसार हम फॉलो करेंगे तो हमारा एग्जाम लिया जाएगा। भले 1 से 1.5 साल लग जाए, 1 साल तो लगना तय है साथी, क्योंकि उसका एग्जाम प्लस रिजल्ट फिर एग्जाम उसका, तो इस तरह से 1 साल लग जाएगा उसमें भी। तो आपको कम से कम आपका बीटीसी तो बच जाएगा। इस वजह से आप अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी, संख्या बढ़ाइए। इसको हर एक ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, वीडियो को, सेशन को शेयर किया करें, जिससे कि और प्रशिक्षु जुड़ सके। ठीक है भाई। अब कल आपका 3rd सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा और एक और कोई एग्जाम है ना, 2 पेपर है कल शायद, तो आप लोग के लिए बहुत 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 बधाइयाँ कि कल आपके एग्जाम हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, उसका रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन एक दिन के गैप के बाद 3 महारथी वाले पेपर होंगे, मैथ, साइंस और एसएसटी। लेकिन उसके महारथी हम आपको बना दिए हैं, उसका एक तरह से महारत का पूरा विद्या हम आपको दे चुके हैं। आप खुद धनुर्धर हो गए, अच्छे धनुर्धर, अर्जुन हो आप। उस अर्जुन से सीधे आपको चिड़िया की आंख में निशान लगाना है भाई। किसके लिए बोल रहे हैं पता है ना भाई, किसके लिए बोल रहे हैं? सीधे चिड़िया की आंख में निशान लगाओगे। जितनी हमने महामैराथन करा दिया है भाई, उसको देख के जाना है आपको। ठीक है शेरनी, उसको देख कर जाना है आपको। उसको देख कर जाओगे, पूरा का पूरा जितना महामैराथन कराया है, चाहे वह आपका साइंस का हो, चाहे आपका एसएसटी का हो, चाहे आपका वो मैथ का हो, पूरा महामैराथन। ये नहीं कि आज वाला ही महामैराथन सिर्फ देख कर जाओगे। आज में तो सिर्फ सारा का सारा पेपर का निचोड़ दे दिया हम, लघुत्तरी अति लघुत्तरी का हमने, उसको तो देख ही लेंगे। प्लस जो आपका मेंसुरेशन है आज हमने कंप्लीट कराया, उसको भी आप देख लेंगे, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक जीके का, फिर इसके बाद आपका कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आज कुछ जानने को नहीं था ज़्यादा, बस इतना ही सारी चीज़ें थी। और ज़्यादा जानकर क्या करेंगे, मतलब कुछ न्यूज़ नहीं था आज ज़्यादा जो कि आपको बताने लायक हो। अब देखिए भारत में, मतलब कि हम आपको डेट बताते हैं 1500 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी तक। फटाफट आप लिख लेंगे, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ठीक है भाई। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। इसके बाद महावीर के जन्म पे आते हैं, तो महावीर के जन्म बहुत बार पूछा जाता है। 24 तीर्थंकर थे, आपको पता है महावीर के जन्म, महावीर 24वें तीर्थंकर रहते हैं जैन धर्म के। तो महावीर का जो जन्म है साथ ही 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। महावीर का एक तरह से निर्वाण कब हुआ था साथी, निर्वाण मतलब कि उनका डेथ कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है, और 468 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो जाता है साथी, मतलब कि निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था साथी 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनको महापरिनिर्वाण जो मिला था 483 ईसा पूर्व में मिला था साथी, याद रखेंगे। साथ ही सिकंदर का आगमन भारत में हुआ था, मतलब आक्रमण जो भारत में किया था वह कब किया था, भारत पे आक्रमण 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में। उस समय राजा पोरस जी थे, और वितस्ता नदी यानी कि झेलम नदी के पास उनका जो सेल्यूकस निकेटर जो था, उनका एक सेनापति था, उसके मतलब वो सारे के सारे सेना उसके जो थे साथी, वो झेलम नदी को पार नहीं कर पाए, और बहुतों तो एक तरह से कलेजी बीमारी से मरने लगे थे, इसलिए इसको वापस जाना पड़ा था। कहा जाता है कि सिकंदर जीत गया, लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब पूरा वीडियो देख लेते हैं, राजा पोरस इतने बलशाली, महान, खतरनाक थे ना, लगता था शेर, जब इसके खेमे में जाकर इसको धड़का के आए थे, है ना, समझे। अपनी मतलब इनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, उसको लेकर जब आते हैं वापस, गर्लफ्रेंड क्या उसके साथ शादी भी करते हैं लास्ट में, और जब वो राजा पोरस उसको लेके आते हैं तो उसको लग जाता है सिकंदर को, सिकंदर की खेमे में घुसकर उसको हड़का के आते हैं कि भैया हम, जब सिकंदर बोलता है भारत में आकर तुमको मारेंगे भाई, जब सिकंदर राजा पोरस वहाँ बोल के आते हैं, जब हम आपके घर में आके आपको मार के जा रहे हैं, तो हमारे घर में आओगे तो तुम्हारी तो हड्डी नहीं बचेगी। लेकिन कुछ कारणवश बोला जाता है कि राजा पोरस हार जाते हैं सिकंदर से, और सिकंदर आखिर जीत जाता है, तो लौटता क्यों है वापस, ये सारी बातें हैं, लेकिन किसी और वीडियो में देखेंगे। अशोक कलिंग की लड़ाई जो हुआ था, अशोक का कलिंग का लड़ाई हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है भाई। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में। शक छोटा है, विक्रम बड़ा है, तो विक्रम बड़ा है तो इसके लिए छोटा आएगा 58 आएगा, और शक छोटा है तो इसके लिए बड़ा आएगा 78 ईसा पूर्व आएगा। खिजरी संवत एक है, खिजरी संवत जो है 622 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, पैगंबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद साथ ही फायान जब भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 405 ईसा पूर्व से 11 ईसा पूर्व के आसपास में आया था ना, याद रखेंगे। हर्षवर्धन का जो समय पीरियड है साथ ही 606 पीरियड से लेकर 647 ईस्वी, या ईस्वी आ गया भाई, याद रखेंगे। इसके बाद हेनसांग की बात करें, हेनसांग जो यात्रा करने आया था भारत में 630 ईसा पूर्व में आया था। इसके बाद सोमनाथ का मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था साथ ही 125 ईसा पूर्व में किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था साथ ही। तराइन का द्वितीय युद्ध वही पृथ्वीराज चौहान और सिकंदर, क्या था उसका नाम, इब्राहिम लोदी की भी, क्या नाम था भाई, इब्राहिम लोदी बोल रहे थे वो, कौन था, जो पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तराइन का युद्ध प्रथम हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान
हार जाते हैं। याद रखेंगे साथ ही ये तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है। गुलाम वंश बहुत लंबा चलता है साथी, 1526 तक चलता है। इसके बाद साथी याद रखेंगे मतलब गुलाम वंश मतलब कि पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वह 1206 से स्थापना होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, इस तरह से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यह पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है यह चलता है 1526 तक। लोधी वंश लास्ट होता है। गुलाम वंश स्थापना करता है एक तरह से दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक साथी। इसके बाद वास्को डी गामा आपको बताया भारत में आते हैं 1498 में, काली कटकर राजा जमूरी उनका स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ हमने बता रखा है। पानीपत की प्रथम युद्ध साथी 1526 में होता है, इब्राहिम लोधी इसमें हारता है, बाबर जीत जाते हैं। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में होता है, अकबर और प्लस हेमू के बीच में होता है, हेमू। और पानीपत का तृतीय युद्ध साथी आपको बताया 1761 में होता है, अफगान और मराठों के बीच होता है, जिससे मराठों की पूरी तरीके से हार होती है। इसके बाद अकबर का राज्यारोहण होता है साथी, याद रखेंगे 1761 ईस्वी में। ये बात भी याद रखेंगे। हल्दी घाटी के लिए युद्ध होता है साथी, याद रखेंगे 1576 में अकबर के साथ होता है। और कहा जाता है महाराणा प्रताप हार जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप हारते नहीं हैं, उनको चोट लग जाता है। उनका चेतक होता है, काफ़ी ज़्यादा छलांग लगाता है, चेतक उसी का मर जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। किसी रोग की वजह से इनका डेथ हो जाता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था साथ। याद रखेंगे प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। इसका आगे बहुत कहानी है मीडिएवल हिस्ट्री में, मतलब आधुनिक में आ गए हम लोग। अब यहाँ से कल बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए आपको कमेंट ले लेते हैं फटाफट। ये सारी चीज़ें आप लिख लिया करिए जो हम बताते हैं भाई ना, लिख लेंगे जिससे कि बहुत आसानी होगा आपको। देखिए एक बहुत बच्चों का एक डाउट है, अतिरिक्त अवसर ना मिलने से हजारों छात्रों का भविष्य संकट में। यह बात आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा आखिर हमारे साथ क्या ही दिक्कत होने वाला है ना। हम इसको पूरा पढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा ब्राइटनेस। प्रयागराज डीएलएड बीटीसी 14, 15, 17, 18 बैच में बैक छात्रों का पोर्टल न खुलने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इस जिसके लिए परीक्षा नियामक का घेराव किया गया, जहां पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 10,000 प्रत्यावेदन में से 2,000 छात्रों का ही पोर्टल खोलने का लिस्ट आया है और उन्हीं लोगों का पोर्टल खोलने के लिए आदेशित किया गया है। बाकी जिन छात्रों का पोर्टल नहीं खुला है वो अगले अक्टूबर या नवंबर में होने वाली परीक्षा में एससीईआरटी डायरेक्टर से पुनः आवेदन कर सकते हैं। भाई समझ रहे हैं ना, आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। घेराव में डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह, सुनील यादव, प्रशांत, मनीष, आकाश, रोहित, मीनाक्षी, रीता, बबीता, प्रकाश, ये सारे प्रशिक्षु थे वहाँ पर। यह स्थित मतलब वहाँ पर मतलब इनका उपस्थिति दर्ज कराया गया था। 1 मई तक ऑनलाइन कराए डीएलएड प्रशिक्षुओं का आवेदन। भाई ये पढ़ लेंगे और सारे प्रशिक्षु जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वह ऑनलाइन जरूर करा देंगे। हाँ, अब आपके कमेंट ले लेते हैं। ललिता सेठ जी का कहना है, नमस्कार भैया, गुड गॉड ब्लेस, थैंक यू भैया। प्रियंका कुमारी बहन जी का कहना है, सर मेरा भी नहीं आया है, क्या करूं? भैया फिर से प्रत्यावेदन दीजिए, फिर आ जाएगा। साक्षी सिंह जी का कहना है, सब जानते हैं कि बैक ही लगेगा तो क्या करें यार, डीएलएड वालों को इतना क्यों परेशान करते हैं पीएनपी से। देखिए भाई, डीएलएड वालों को परेशान नहीं किया जाता, डीएलएड वाले खुद परेशान होते हैं साथी। पढ़िए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए, बस पढ़िए ना भाई, क्यों लगेगा बैक बताओ। अभी हम आपको कुछ कमेंट दिखाते हैं जो प्रशिक्षु यह बोले हैं कि सर हम सेकंड सेमेस्टर मैथ में 14 नंबर बिल्कुल सही करके आए हैं, 14 नंबर 13 नंबर बिल्कुल सही जिसका है ना वो पास है, समझो बिल्कुल सही। मतलब कि आपको इतना विश्वास है कि 13-14 नंबर हमने सही किया है, बिल्कुल एक्यूरेट सही किया। कितनों ने 18 नंबर तक सही किया है, 20 नंबर तक बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल सही वाले का मतलब कॉन्फिडेंस, जैसे 1 + 1 = 2, ये हमारे दिमाग में घूम रहा है। हाँ, हमने 13 नंबर बिल्कुल सही किया है, 14 नंबर बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे प्रशिक्षु को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो इतना सही करके आए हैं और प्लस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उनका निकलना तय है। वो चाहे, और बहुत सारे प्रशिक्षु में 2-2 हज़ार रुपये, 500 रुपये रख कर आए हैं ना, उनको बाद में पता चलेगा, पैसा भी जाएगा, डूबेगा। इसमें गर्मी का माहौल भी है तो पेप्सी आएगा पियेंगे, लस्सी आएगा पियेंगे, मैडम और सर दोनों लोग मिलके, और आपका बैंड बच जाएगा। अगर अच्छा चीज़ मिल गया भाई तो आपको लटका देगा बुरी तरीके से। वही प्रशिक्षु 1-2 नंबर 3 नंबर पाते हैं और कहते हैं हम तो कुल लिख के आला ली है, ससुरा हमके दुनिया 3 नंबर देलस। तो यही प्रशिक्षु होते हैं जो कि प्रत्यावेदन लेके दौड़ेंगे फिर। ऋचा कुमारी जी का कहना है, विवेक कुमार, अच्छा हमको मिलेगा चांस, अपनी स्टडी करो। हाँ भाई देखो भाई, आपको मिलेगा ऋचा कुमारी जी, हम समझ सकते हैं। आप बस इस बार 11 मई को पेपर हो जाए, एग्जाम हो जाए तो सारे प्रशिक्षु को कलेक्ट करिए। अब सारे प्रशिक्षु एससीईआरटी का घेराव करेंगे, जिससे कि वहाँ पर अपनी बात रखिए कि जिसमें हमारा पहले चांस है उसको पेपर दिलवाइए, फिर उसके बाद बैक वाले का दिलवाइए। हाँ अंजलि जी, अंजलि बहन जी, थैंक यू। विवेक कुमार जी, मेरा 4th में एक चांस है सर जी। 4th में एक चांस है, अगर 4th में एक चांस है तो आप दीजिए ना उसको। और प्लस 3rd मतलब किसी और भी सेमेस्टर में बैक है आपका, तो पहले उसको आप रिक्वेस्ट करिए एससीईआरटी पर, क्योंकि बोला गया है साफ साफ ना। श्रेया यादव जी, सर मेरा सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है और टेट क्वालिफाई हो गए हैं। देखिए सेमेस्टर क्लियर होने का मतलब टेट के क्वालिफिकेशन का एक डेट है, मतलब एक क्राइटेरिया है साथी।
सेकंड सेमेस्टर तक बीएड या फिर डीएलएड आपको कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपका टेट वैलिड होता है। अगर सेकंड सेमेस्टर तक नहीं क्लियर है तो आप टेट निकाल लो, सीटेट निकाल लो, कोई वैलिड नहीं है, उसका कोई वैलिडिटी मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगाए हैं तो आप टेट भी क्लियर कर सकते हैं, सीटेट भी क्लियर करके बैठ जाइए। लेकिन तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक थर्ड और फोर्थ नहीं आप निकाल लेंगे। मतलब आप थर्ड का भी बैक है, फोर्थ में बैक है, सेकंड सेमेस्टर तक आपका क्लियर है, तो आपका टेट वैलिड होगा, टेट भी सीटेट भी वैलिड होगा। लेकिन अगर उस बीच में आपका बैक है थर्ड और फोर्थ में, तो अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तो उस कंडीशन में आप टेट पास भी हो जाएंगे, टेट वैलिड भी रहेगा, तब भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड बीटीसी पूरा क्लियर होना चाहिए, प्लस टेट और सीटेट में से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए। श्रेया यादव जी का कहना है सर मेरा सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, और बता दे तो भैया। शिल्पी आर्या जी का कहना है सर मेरा सेकंड सेम फिर बैक लगने के चांस हैं, कुछ बताइए। भाई क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आप 12 नंबर से भी नीचे करके आए हो, इसका मतलब तभी तो बोल रहे हैं भाई। शिल्पा जी कुछ नहीं हो सकता, अब आप तो पेपर दे लियो भैया ना, अब आगे का तैयारी करिए। अगर थर्ड सेमेस्टर का देना है पेपर तो मस्त तरीके से रिवाइज करिए, इसमें बैक ना लगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर इस बार तीसरा चांस है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चरण वंदना गुरुदेव सूर्य कहो सर शेरनी के सी, भाई शेरनी मस्त है एकदम, कहते हैं ना दहाड़ती रहती है हमेशा, दहाड़ दहाड़ कर, मत दहाड़ती रहती है, रोरिंग करने लगती है, रोरिंग करती है हमेशा, रोरिंग, रोना नहीं, रोना वोना उसका काम नहीं है, और रोरिंग करती है, रोरिंग मतलब दहाड़ना, समझ रहे हो ना। तो आप लोग भी दहाड़ो, मत तरीके से पढ़ाई करो। सर मेरा प्रत्यावेदन देने के बाद भी नहीं खुल रहा है पीएनपी पर, हम लोग परेशान हैं, कॉल आदेश के बाद भी, नोटिस आने के बाद भी नहीं किया है। देखिए भाई आपका पोर्टल खुलने के बाद भी नहीं खुल रहा है, क्या बोल रहे हो भैया। आपको फिर से देना पड़ेगा, फिर इसका मतलब यह है कि आपका मतलब कि लिस्ट में नाम नहीं था, जो पीएनपी पर लिस्ट आया है 2000 बच्चों का, उसमें आपका नाम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु वहाँ पर उपस्थित हुए थे धरने के दिन, और प्लस अपना नाम भी चेक किए थे, उन प्रशिक्षुओं का नाम उसमें था ही नहीं, तो पीएनपी सचिव क्या ही कर लेंगे। पीएनपी सचिव तो पहले ही बोल दिए हैं भाई, जो डायरेक्टर कहेंगे वही हम करेंगे। डायरेक्टर का नाम साफ साफ है साथी, डायरेक्टर कहेंगे जो वही करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर अपने स्वेच्छा से निकालते हैं सारी चीज़ें, तो अपने स्वेच्छा से निकालेंगे। इस विषय पर कोई ना ही हम और ना ही आप कुछ नहीं कर सकते। जो डायरेक्टर सर लिस्ट जारी किए उसी को वही पीएनपी पे आया, पीएनपी के जो सचिव हैं उनके द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज किया गया, यह बात होती है। पीएनपी इस पर कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ एडमिट कार्ड वो निकालते हैं आदेश के अनुसार। सर मेरा थर्ड में एक चांस तो है, उसके लिए प्रत्यावेदन देना होगा क्या एससीईआरटी पर? हाँ उसके लिए भी देना होगा प्रत्यावेदन, और अपने कॉलेज में भी संपर्क करिए आप थोड़ा सा कि सर मेरा एक चांस तो किसी एक सेमेस्टर में बचा है, प्लस सेकंड सेम में 3 बार हमारा बैक है, चौथी बार के लिए देना है, तो पहले हमारा ये एग्जाम हो जाए जिसमें चांस है, क्योंकि बिना चांस के आपका फोर्थ वाला चांस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, उसका क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल करोगे, क्योंकि फोर्थ का फुलफिल करने के लिए आपको कम से कम किसी एक सेमेस्टर के किसी एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक होना चाहिए। 2 सेमेस्टर में अगर है तो पहले आप उसको क्लियर करके आएंगे, तब जाके आपको यहाँ पे चौथा चांस मिलेगा। मेरा भी यही कंडीशन है बहन जी। तो ऐसे प्रशिक्षु परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्ट्रगल भी है, और थोड़ा सा डिले भी हो सकता है आप 2023 वाले शिक्षक भर्ती में ना अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि इस तरह से देखेंगे तो आपका पहले 6 महीने पे रिजल्ट आते हैं, अगर दोनों एग्जाम होते हैं तो आप चले जाओगे सीधे 2024 पे, समझ रहे हो। रिजल्ट जब तक आएगा डीएलएड आपका ऐसे प्रशिक्षुओं का जिनका एक बार फिर से एक सेमेस्टर में किसी और में बैक है जिसमें चांस है उनका, और प्लस सेमेस्टर बैक है, मतलब एक तरह से सेमेस्टर बैक का नहीं, मतलब कि 3 बार उनका बैक हो चुका है, चौथी बार के लिए उन्होंने प्रत्यावेदन मतलब देना है, उनको कराना है उसमें एग्जाम। तो ऐसे प्रशिक्षुओं का घबराना नहीं है, हो सकता है जल्दी भी हो सकता है। पहले आप एससीईआरटी में जाएंगे, 11 मई के बाद सारे रूप मतलब एकदम सुचारू रूप से दौड़ना धूपना शुरू करिए, एससीईआरटी पीएनपी इस सब को एकदम नोचना चोटना शुरू करिए, नहीं नोचेंगे चोटेंगे ना तो ये सब शुरू अपने मन का करेंगे, भगा देंगे आपको। थोड़ा सा संख्या बल रहेगा अगर तो सारी चीज़ें मुमकिन होंगी, ठीक है। आरवी फैशन पॉइंट, वाह क्या नाम है भाई, इनका कहना है सर मैं 2018 बैच से हूँ सर, सेकंड सेमेस्टर में मैथ में बैक होने के कारण फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया था। अच्छा सेकंड सेमेस्टर में मैं बैक होने के कारण फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं भरा गया था, अब मेरा सेकंड सेमेस्टर का प्रत्यावेदन पोर्टल खुल गया है और एग्ज़ाम भी गया क्लियर भी हो जाएगा। आपकी सारी बेसिक क्लासेस ली थी सर, मेरा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? भैया देखिए फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हो सकता है, अगर बैक प्रशिक्षु है तो। अगर बैक प्रशिक्षु हैं तो आपके एग्ज़ाम हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर, क्योंकि भाई देखिए इस बार जो हो रहा है एग्ज़ाम वह हो रहा है कि थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का फ्रेश है, थर्ड और फ्रेश मतलब कि इवन ऑड वाला चल रहा है। अब अगली बार जो एग्ज़ाम होगा वह सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का फ्रेश होगा, और जितने भी प्रशिक्षु बैक वाले होंगे उनका बैक का होगा, यह चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अविनाश डिम्पल तिवारी जी का कहना है जी सर मेरा सेकंड सेमेस्टर मैथ बहुत ही अच्छा पेपर गया है सर, आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद नहीं भैया, आपने बहुत बेस्ट किया,
आपने सारे क्लास फॉलो की, इस वजह से आपका बेस्ट गया। कितना नंबर आया है? 20+ नंबर आया है इसका, मतलब 20+ सही करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। त्रिशा आर्या जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर की मैराथन करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। आज 3rd सेमेस्टर का आया था, कल या परसों आ जाएगा 4th सेमेस्टर का मैराथन, क्योंकि कल हम सोच रहे हैं कि जो आपका ये 3rd सेमेस्टर वालों का जो आपका कंप्यूटर है उसको महामैराथन करा दें राजन सीरीज से। परसों आ जाएगा मैथ का 4th सेमेस्टर का, ठीक है भाई। यसी पटेल, वैसे 4th सेमेस्टर के सारे क्लास महामैराथन प्लस बेसिक तो दे रखे हैं, आप उसको देखिए थोड़ा सा, यसी थोड़ा सा नहीं पूरा देखना है। यसी पटेल जी का कहना है सर मेरा भी आया प्रत्यावेदन दिए थे। भैया आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो, मुंह मीठा करवा दिया आपका, आप एग्जाम देकर आओ, बेस्ट तरीके से क्लियर कर लो। वीनू देवी जी का कहना है सर डीएलएड वाले टेंशन दिमाग में से एक पल के लिए भी नहीं जाती है, सर आपके द्वारा बताया गया मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है। भाई देखिए वीनू जी, आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इस बार आपसे हो सकता है सारी चीज़ें मुमकिन हो जाए। मंजू बहन जी थैंक यू। पूनम कैसे होगा एग्ज़ाम? पूनम मेरा भी यही कंडीशन है बहन जी। शिल्पी पांडे जी का कहना है स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। वेस शिल्पी जी, स्कूटनी का रिजल्ट बताया तो 4th सेमेस्टर की एग्जाम होने से पहले पहले जिस प्रकार से कंडीशन बनाए हैं उसमें बता रहे हैं आपको, इसी वीक आ जाएगा। शिल्पी पांडे जी सर स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा बताया तो भैया। प्रियांश क्या नाम है, प्रियंका सगोरिया व्लॉग, सर मेरी 3 बार बैक है सिर्फ मैथ में, 2 सेमेस्टर में प्रतिवेदन दिया था, नहीं आया तो इस बार आ जाएगा, इस बार हो जाएगा। आरती सागर जी, जिसका नहीं हुआ है इस बार मैक्सिमम बच्चों का खुलेगा, क्योंकि पिछली बार देखे थे आप 400 बच्चों का मात्रा आया था, इस बार 2000 बच्चों का आया है, तो अगली बार और अधिक बच्चे करेंगे इस बार, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। आरती सागर जी का कहना है सर मेरा 4th सेमेस्टर का प्रत्यावेदन जमा है डाइट में, लेकिन इस बार नेम नहीं आया, तो इस बार फिर से देना पड़ेगा आपको, तब आ जाएगा। टीना सिंह जी का कहना है कि 3rd में प्रमोट हो गए हैं और 4th सेम का एग्ज़ाम भी दे पाए हैं, तो वो कौन से सेम का देंगे? जो 3rd में प्रमोट हो चुके हैं, 3rd में प्रमोट हो चुके हैं और 4th सेम का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। अच्छा, तो 4th का ही देंगे, 3rd में प्रमोट हो गए क्योंकि आपका 2nd में बैक नहीं था, तो आप 3rd में प्रमोट हो ही चुके थे, नामांकन आपका 4th में हो चुका था, इस वजह से केवल आप 4th का देंगे, ठीक है ना भाई। इस बार जो फ्रेश होगा अगस्त वगैरह में, तो उसमें आप केवल 4th का देंगे। ऋचा कुमारी जी का कहना है सर मेरा 3rd में एक चांस है, तो भाई बताया तो आपको। अंकिता राजपूत जी का कहना है सर थैंक यू, सेमेस्टर बैक हो गया है, उनका क्या होगा? डबल सेमेस्टर बैक वालों का डीएलएड यानी बीटीसी रद्द, भाई डीएलएड हो चाहे बीएड हो दोनों रद्द हो जाता है, डबल सेमेस्टर बैक। थैंक यू। वीनू देवी जी सर आपकी बाकी अब की बार कब से प्रत्यावेदन दिए जाएंगे? हम बताएंगे, आप लोग बने रहिए, इस सेशन को डेली फॉलो करिए, 9 बजे आता है, डेली से फॉलो करिए, अपने भाइयों को भी जोड़िए जिससे वो भी कुछ सीखे। ज्योति कुमारी जी का कहना है सर मेरा कॉलेज में 1500 एडमिट कार्ड का ले रहे हैं, भाई देख लो 400 रुपये एडमिट कार्ड का, 1500 रुपये एडमिट कार्ड का, भाई एडमिट कार्ड का, जो कि 0 बैलेंस लगता है, कुछ नहीं लगता है। आप इस चीज़ को डाइट पर शिकायत करिए ऐसे, नहीं तो फिर आपके साथ तो ज्यादती हो ही रही है और आपके आने वाले जो जूनियर है उनके साथ भी ज्यादती होगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, भले डरिए मत किसी से, आप आवाज़ उठाइए, डाइट पर उनका एक तरह से कंप्लेन करिए, तब वो सुधरेंगे, ऐसे नहीं। यसी पटेल जी का कहना है सर प्रत्यावेदन वालों का कुछ करिए, भाई उनका दोबारा से प्रत्यावेदन जमा होगा, हम बताएंगे। एंजल सारू जी का कहना है 2017 4th सेमेस्टर प्रत्यावेदन दिया था, नाम नहीं शो हुआ। हाँ, यह बातें बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं, नाम नहीं शो हुआ, लेकिन इस बार शो हो जाएगा, इस बार मैक्सिमम। देखिए पिछली बार की तुलना में अगर आज कंपेयर करेंगे इस बार का, तो वह बहुत सारे प्रशिक्षु का इस बार आया, लगभग 4×5 5 गुने प्रशिक्षु का प्रत्यावेदन एक्सेप्ट किया गया है, उनका पोर्टल भी खुला, उनका एडमिट कार्ड भी आया, वो एग्जाम भी दिए, है ना, और बाकी एग्जाम देंगे भी। तो ऐसे में जो भी प्रशिक्षु, जैसे कि पिछली बार 400 आया था, इस बार 2000 आया था, इस बार फिर से आप प्रत्यावेदन देंगे, हो सकता है इस बार 5000 प्रशिक्षु का आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है ये, लेकिन सारे के सारे जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु होते हैं, यह केवल हमारे डायरेक्टर सर पर डिपेंड करता है कि आखिर वह किसका देते हैं किसका नहीं, उनके सोच पर डिपेंड करता है। वैसे तो जिनका 3 बार बैक हो जाता है उनके लिए डीएलएड खत्म हो जाता है, डीएलएड वैलिड नहीं होता, लेकिन वह एक तरह से इस प्रोसेस को चला रखे हैं, तो आगामी एक मौका आपको देते हैं जिससे कि प्रशिक्षु का ईयर बैक यानी कि डीएलएड खत्म ना हो। धन्यवाद साथी, अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो शेयर किया करिए, इस सेशन को डेली फॉलो करिए। धन्यवाद।